हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मेरा नाम है अंकुर बबेले और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं का इतिहास। कक्षा 10वीं के इतिहास में हम अध्ययन कर रहे हैं इतिहास के अध्याय 5 का, यानी कि चैप्टर नंबर 5। क्या नाम है चैप्टर नंबर 5 का? मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, है ना। तो इस चैप्टर का हम अध्ययन कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम क्या देखेंगे? तो इस वीडियो में हम इसका एक टॉपिक बात करेंगे इस चैप्टर की। उस टॉपिक का नाम है जापान में मुद्रण। हमने भी क्या बात कर ली है? तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने बात की है कि प्रारंभिक छपी किताबों के बारे में, कि जब छपाई की दुनिया आई तो उसमें सबसे पहले किताबें कैसे छपी हैं। अब बात करेंगे जापान में मुद्रण की, कि जापान में किताबें कैसे छपती हैं। तो अब देखिए, जापान में जो मुद्रण की तकनीकी है वो कैसे गई है, तो वो चीनी बौद्ध प्रचारक, है ना। कौन लेकर गए हैं? चीनी बौद्ध प्रचारक अपने साथ लेकर जाते हैं, है ना। ये अपने साथ लेकर जाते हैं कहां पर? 768 से 770 ईस्वी के बीच में ये छपाई की तकनीक लेकर कहां गए? जापान जाते हैं। तो पहली चीज हो गई कि जापान में जो तकनीकी आई है छपाई की, वो कहां से आई है? तो जापान में तकनीकी आई है वो चीन से आई है। और चीन से भी कौन लेकर आया है? तो चीन से लेकर आए हैं चीन के बौद्ध संत। कौन लेकर आए हैं? चीन के बौद्ध संतों के द्वारा ये छपाई चीन ले जाई गई है। समय है 768 से लेकर 770 ईस्वी के बीच का। जापान की सबसे पुरानी अगर हम किताब की बात करें तो जापान में एक किताब छपी थी 868 ईस्वी में। उस किताब का नाम था डायमंड सूत्र, है ना। ये डायमंड सूत्र नाम की एक किताब छपी थी, जिसमें आप देखेंगे पाठ के साथ साथ काठ पर खुदे चित्र हैं, है ना। इसमें क्या है कि भाई, ये चैप्टर भी लकड़ी की जो स्लेट है उसको तैयार करके बनाया गया था, वैसे ही चित्र भी तैयार किए गए थे। सामान्य तौर पर जो चित्र हैं, आप देखें, तस्वीरें अक्सर किस पर बनाते हैं? कपड़ों पर, ताश के पत्तों पर और कागज के नोटों पर बनाई जाती थी। तो तस्वीरों को सामान्यतः इस तरीके से बनाते थे, जबकि यहां पर क्या है? लकड़ी के काठ पर तस्वीरों को खोदा गया है। मध्यकालीन जापान में कवि भी छपते थे। मतलब कवि छपने का मतलब कवि को उठाकर छाप देना नहीं, कवि की जो कृतियां हैं, कवि के द्वारा जो कुछ लिखा गया है उन सबको छापा जाता था, मतलब कवि छपते थे। गद्यकार भी छपते थे। और जब ये सब चीजें छपती थी, तकनीकी आ गई थी, तो जापान के अंदर किताबें सस्ती थी और सुलभ थी। सुलभ का मतलब क्या है? आसानी से मिलने वाली थी। आसानी से किताबें आपको मिल जाएंगी, सस्ती भी थी कि आपको परेशानी नहीं होगी खरीदने में, तो आप इनको खरीद पाएंगे और पढ़ पाएंगे। किताब क्या है? किताब दुनिया का सबसे अच्छा दोस्त मानी जाती है, कि अगर आपके कोई दोस्त नहीं है तो आप किताबों को दोस्त बनाना स्टार्ट कर दीजिए। आप जितना पढ़ेंगे उतना ज्ञान आपको होता चला जाएगा। तो वही ये प्रवृत्ति आ रही थी लोगों में पढ़ने की, इसी कारण से वहां पर तकनीकी कारण छपाई ज्यादा हुई। तो किताबें सस्ती हैं और सुलभ हैं, आसानी से मिल पा रही हैं। 18वीं सदी के अंत में एदो, है ना, बाद में जिसे टोक्यो के नाम से जाना गया, एदो के शहरी इलाके की चित्रकारी में शालीन शहरी संस्कृति का पता चलता है। तो आपसे नाम पूछा जाएगा कि एदो क्या है? तो एदो एक जगह है। एदो के शहरी इलाके की चित्रकारी में शालीन शहरी संस्कृति का पता चलता है। इसमें हम क्या देखेंगे? संस्कृति में एदो की शालीन शहरी संस्कृति में क्या देखेंगे? आप इसमें पाएंगे कि चाय घर के मजमे, है ना, जहां पर भीड़ इकट्ठा, मजमा मतलब भीड़ इकट्ठा करके बैठ गए, है ना, चाय पर चर्चा जो करते हैं, तो चाय घर के मजमे, कलाकार और तवायफों को देख सकते हैं आप इन किताबों के अंदर, या शहरी शालीन संस्कृति के अंदर आप इसको पा सकते हैं। हाथ से मुद्रित तरह तरह की सामग्री, महिलाओं, संगीत के साजो सामान, हिसाब किताब के लिए कुछ जो चीजें हैं वो, चाय अनुष्ठान मतलब चाय पर जो चर्चा हो गई, चाय पर जो बातचीत कर ली, फूल साजी, शिष्टाचार और रसोई पर लिखी किताबों से पुस्तकालय और दुकानें अटे पड़े थे। अटे पड़े का मतलब क्या है? कि दुकानें और पुस्तकालय एकदम इतनी भरी पड़ी थी, किताबें बहुत थी, है ना। अटे पड़े का मतलब, अटी पड़ी थी का मतलब क्या है? भरी पड़ी थी, बहुत ज्यादा किताबें थी, इनकी संख्या बहुतायत में हुआ करती थी। आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये कोरियन में बौद्ध साहित्य को संरक्षित करके रखा गया एक लाइब्रेरी है। सामान्य तौर पर लाइब्रेरी इसी प्रकार की होती है ना, पुस्तकालय इसी प्रकार का होता है, जिसमें किताबों को रखा जाता है, संरक्षित कर किताबों को रखते हैं। अब एक ये चित्र है, ये चित्र आप देख पा रहे हैं, ये चित्र आप देखेंगे, एक चित्र किसका है? तो ये देखेंगे आप, क्या है ये? कितागावा उतामारो, है ना। तो कितागावा उतामारो नाम से एक ये चित्र आप देखेंगे 1753 में एदो में, है ना। एदो जो जगह भी हमने बात करी है, एदो में पैदा हुए उतामारो ने उकियो का मतलब क्या हो गया? तैरती दुनिया के चित्र, है ना। उकियो नाम की एक नई चित्रकला
शैली में अहम योगदान दिया। उक्यू चित्रकला कैसी है? तैरती दुनिया के चित्र, है ना। तो उस चित्रकला की नई शैली में बहुत योगदान दिया। इसमें आम शहरी जीवन का चित्रण किया गया। मतलब कि आप देखेंगे कि जो आप उक्यू शैली है उसमें क्या है? आम जीवन, आम शहरी जीवन का चित्रण किया गया। इनकी छपी प्रतियां यूरोप और अमेरिका पहुंची। यूरोप अमेरिका पहुंची तो वहां पर आप देखेंगे माने, मोने और वान गॉग, है ना। माने, मोने और वॉन गाग ये क्या है? चित्रकार हैं। तो इन चित्रकारों को भी इन पुस्तकों ने या इस शैली ने प्रभावित किया। तुसुताया जुजुबोरो, है ना, एक प्रकाशक है जिनका नाम है तुसुताया जुजाबुरु जैसे प्रकाशकों ने विषय चुनकर कलाकारों से उन पर चित्र बनाने का आग्रह किया। चित्र बनाने के लिए उनके साथ करार किया, कॉन्ट्रैक्ट किया। किसके द्वारा किया गया? ये आप एक बार फिर से नाम पढ़ें, तुसुताया जुजाबुरो, है ना, जुजाबुरो के द्वारा ये एग्रीमेंट किया गया। फिर चित्रकार विषय की रूपरेखा बनाते थे। इसके बाद हुनरमंद वुड ब्लॉक शिल्पी, है ना, जो वुड ब्लॉक मतलब लकड़ी के काठ से जो बनाते हैं, वो शिल्पी चित्रकार द्वारा बनाई गई रूपरेखा को तख्ती पर, मतलब उन्होंने कोई चित्र बना दिया तो उसको तख्ती पर चिपकाकर उसकी आकृति को उकेर लेते थे। इस प्रक्रिया में मूल आरेख तो गायब हो जाता था पर उसकी छपी नकल बच जाती थी। मतलब जैसे मान लीजिए कि इस पर अपन ऐसे नहीं देखते कि आपने देखा होगा कि जैसे आप मंडप में आएंगे तो हाथे लगाते, तो हल्दी ले ली तो हल्दी हाथ में लग गई, और जब पीठ में लगाते हैं तो वो आपके सामने वाले की पीठ में हल्दी आ जाती है, हमारे हाथ से चली जाती है। तो यही ये कह रहे हैं कि जो आपकी मूल प्रति है, जब पहली बार जिस पेपर पर बनाई गई है, जब उसको हम लकड़ी की कास्ट पर उकेरते हैं तो पन्ने से वो गायब हो जाती है, लेकिन छपी छपाई नकल क्या है? बच जाती है। तो ये काफी फेमस हुई। क्या है? इसको आप याद रखें, कितागावो उतामारो, है ना। ये आप देख रहे हैं छपाई का काम, देख रहे हैं कि लोग अलग अलग तरीके से काम करने व्यस्त हैं, अपना काम कर रहे हैं, लगे हुए हैं। तो ये सारी बातें इस तरीके से छपाई हुआ करती थी। मैग्नेट ब्रेन्स ने आपकी सुविधा के लिए अपनी एक वेबसाइट बनाई है। वेबसाइट का उपयोग करने के लिए आप टाइप करेंगे magnetbrains.com। जैसे ही आप टाइप करते हैं आप हमारे कोर्सेज में जाएंगे। यहां पर आपको कोर्स सेलेक्ट करना है। मान लीजिए कि आप हिंदी मीडियम के हैं तो आपने हिंदी मीडियम सेलेक्ट किया। फिर हिंदी मीडियम के बाद आपको कई सारी क्लास का ऑप्शन आएगा तो आपको क्लास सेलेक्ट करनी है। जैसे आप मान लीजिए कक्षा 10वीं के विद्यार्थी हैं तो आपने कक्षा 10वीं चुनी। 10वीं चुनने के बाद आपको 10वीं के सभी सब्जेक्ट आपके सामने होंगे टीचरों के साथ। आपको जो सब्जेक्ट देखना है, जो सब्जेक्ट पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं। मान लीजिए कि आप हिस्ट्री देखना चाहते हैं तो यहां पर वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे। वॉच नाउ पर क्लिक करते ही क्या होगा कि हिस्ट्री का चैप्टर वाइज सिलेबस आपके सामने होगा। जो चैप्टर देखना है क्लिक करें, उसका जो वीडियो देखना है उसके सामने सब वॉच नाउ लिखा हुआ है। वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे, वो वीडियो कुछ इस तरीके से चल जाएगा। पूरा वीडियो देखने के बाद अगले वीडियो पर जाना है तो आप इस नेक्स्ट वीडियो के बटन का उपयोग करेंगे, आप अगले वीडियो पर चले जाएंगे। इससे क्या होगा? आपकी समय की बचत होगी और आसानी से, बहुत व्यवस्थित तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से अपनी पढ़ाई कर पाएंगे। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। ये वीडियो प्राप्त करने के लिए आपको करना क्या है? आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब करें, जो भी सेशंस होते हैं उन्हें लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ उन्हें शेयर करें और कमेंट कर हमें भी बताएं कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद।